जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मियां नवाज शरीफ साहब 8 साल के वक्फे के बाद दोबारा पार्टी के सदर बन गए। अब सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ पुराने बाब भी खोले, कुछ पुराने चैप्टर्स भी खोले। उसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मैं उस इंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन मिला के एक कहानी मुकम्मल करूँगा। और वो कहानी जब मुकम्मल होगी तो मेरा ख्याल है आपके जहन के अंदर बहुत सी मालूमात जमा हो जाएंगी। ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के दिन कि एटम बम किसने बनाया था। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर का उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन था तो आज हमने उनको फरामोश क्यों कर दिया, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आज 28 मई और आपको याद होगा कि 1998 28 मई को पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामिक एटॉमिक पावर बना था। और हमने दुनिया को ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तानी अगर कुछ काम करना चाहें तो वो ऐसा काम भी कर देते हैं जिससे दुनिया नामुमकिन समझती है। तो आज के दिन जाहिर है बहुत सारी यादें हैं जो हमने याद भी करनी और एक दूसरे के साथ शेयर भी करनी है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर एटम बम में डॉक्टर अब्दुल कदीर का कोई कंट्रीब्यूशन था तो आज पूरी कौम ने उसको याद क्यों नहीं किया। आज मियां नवाज शरीफ साहब प्राइड ले रहे थे, इमरान खान साहब जेल में बैठ के उसका प्राइड ले रहे थे, और शेख रशीद साहब जिनका एटम बम में कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहे थे कि जिस दिन ये एटमी धमाके होने थे मैं मुल्क से फ़रार हो गया था, बल्कि वो दुबई चले गए थे। और जब तक ये मुकम्मल सारा मामला नहीं हुआ और ये पता चल गया कि वाकई पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया और उससे किसी किस्म की ताबकारी नहीं निकली, तो उस वक्त तक वो दुबई बैठे रहे। उसके बाद वो यहाँ पे वापस आए। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने कायल किया था कि जनाब आपको एटम बम चलाना चाहिए, आपको बताना चाहिए दुनिया को कि हम एटॉमिक पावर हैं, और अगर हमने ये मौका ज़ाया कर दिया तो फिर हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आज शेख रशीद साहब भी उसका प्राइड ले रहे हैं। फिर उसके साथ साथ उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत थी वो भी इसका हमेशा हर दौर में इसका प्राइड लेती है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ना होते तो क्या पाकिस्तान एटमी पावर बन जाता? बिल्कुल ना बनता, क्योंकि उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का था। वो एक इतनी शानदार शख्सियत है कि वो यहाँ से हॉलैंड गए, वहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर साइंस पढ़ी, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये जो मेटल्स को जोड़ के जो एटम बम के लिए रास्ता हमवार करना होता है वो वहाँ से सीख गए। फिर उनकी याददाश्त इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने कोई नोट्स नहीं लिए। वो लेबॉर्ट्री जाते थे, वहाँ चीज़ों को देखते थे, देख के वापस आके उसके नोट्स बना लेते थे। लेकिन वहाँ पे कोई नोट्स नहीं बना सकते थे क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी थी मुसलमान होने की हैसियत से कि वो एटमी राज चोरी नहीं कर सकते थे। फिर उसके साथ साथ उन्होंने सारी कंपनीज़ का डाटा क्रिएट किया जिनके पास से मुख्तलिफ यूरोपियन ताकतें मुख्तलिफ आलात हासिल करती थी, कंपोनेंट्स हासिल करती थी एटम बम के, और फिर यहाँ पे आके उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के ये सारा मामला तय किया। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ना होते तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत ना होता। लेकिन आज के दिन हमने सबको याद किया, हमने भुट्टो साहब को याद किया, हमने जनरल ज़ियाउल हक साहब को याद किया, हमने मियां नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया, हमने इमरान खान साहब को भी क्रेडिट दिया जिनका ये बनता ही नहीं था, और उसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने भी क्रेडिट छीन लिया। और फिर हमने मजीद निज़ामी साहब को भी क्रेडिट दिया कि वो अगर मियां नवाज शरीफ को ये ना कहते कि अगर हमने एटम बम ना चलाया तो कौम हमारा एटम बम चला देगी, या हमने अगर एटमी धमाके ना किए तो कौम आपके एटमी धमाके कर देगी, तो उनको भी क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन अगर आज क्रेडिट नहीं मिला तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर को नहीं मिला। क्या इसको मोहसिन कशी नहीं कहा जा सकता? क्या इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम बहसीत कौम एक एहसान फरामोश किस्म की कौम है, हम एहसान याद नहीं रखते? क्योंकि आज मैं देख रहा था कि आज डॉक्टर अब्दुल कदीर की कबर के ऊपर ना यहाँ से को फौजी दस्ता गया, ना वहाँ पे कोई सियासतदान गया, ना वो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट गया, ना वहाँ पे किसी ने फातिहा खानी की, ना उलमा कराम के लोग वहाँ गए, उलमा कराम के वफ्त वहाँ गए और वहाँ खड़े होकर ना उन्होंने कुरान खानी की, ना डॉक्टर अब्दुल कदीर का शुक्रिया अदा किया। तो आज के दिन ये साबित करता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान की इशराफिया, इसके अंदर एहसान फरामोशी बहुत ज़्यादा है। हम एहसान याद रखने वाले लोग नहीं हैं, और जो हमारे मौसन हैं हम उनको क्रेडिट नहीं देते। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मैं आज ट्रिब्यूट भी पेश करता हूँ, उनको सलाम भी पेश करता हूँ, उनकी रूह के लिए इसाले सवाब की दरख्वास्त भी करता हूँ, और आपसे साथ साथ ये अपील भी करता हूँ कि जब आप ये वीलॉग सुन रहे हो तो आप सूरह फातिहा पढ़ें, और उसके साथ साथ अगर आपने कुरान मजीद का कोई एक आध पारा इस वक्त पढ़ा हुआ है
तो उसको साथ शामिल करें और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का शुक्रिया भी अदा करें और उनके लिए दुआ भी फरमाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस टाइप के लोग हमें और ज़्यादा मिलने चाहिए इस मुल्क के अंदर। और मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम लेना चाहिए था और आपको वहाँ जाके दुआ भी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज पाकिस्तान एटमी पावर ना होता। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आज दोबारा पार्टी के सदर बन गए हैं और लाहौर में बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ उनका, क्योंकि इमरान खान साहब की मिसाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने थी, क्योंकि बार बार उनके इलेक्शन को कालअदम करार दिया गया, फिर उनका बल्ला वापस ले लिया गया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस मिसाल को सामने रखते हुए बाकायदा इलेक्शन करवाया है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दिए, फिर लोग इकट्ठे किए, फिर वहाँ पे वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद बाकायदा उनकी वोटों की गिनती हुई, फिर वहाँ पे ऐलान किया गया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट की एक कुर्सी पे बिठाया गया। तो वो बाकायदा एक पूरा प्रोसेस था जो मिसिंग था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में, उसको फॉलो किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे सबक लेना चाहिए कि जो पुरानी पार्टीज़ होती हैं वो अपने प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, और अगर वो प्रोसीजर को फॉलो ना करें तो फिर उनके साथ वही होता है जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था। बहरहाल आज जब इलेक्शन हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तवील तकरीर की जिसमें उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब का नाम लिया, फिर उन्होंने उस वक्त के जजेस का नाम लिया, फिर उन्होंने पुराने शिकवे किए पूरी कौम के साथ। लेकिन वहाँ पे हाल के अंदर एक हड़बोंग सी थी, और ये याद रखें कि वहाँ जितने लोग थे उसमें आम लोग कम थे, ना होने के बराबर थे। वो सारे के सारे सीनियर लोग थे, उसके अंदर MNA थे, उसके अंदर MPs थे, फिर उसके अंदर सेनेटर्स थे, फिर उनके अंदर पुराने उनके वुज़रा थे। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो हाल के अंदर डिसिप्लिन नहीं था, और मियां नवाज शरीफ साहब को बार बार ये कहना पड़ रहा था कि मेरी बात सुन लें, ये ज़्यादा नारे ना लगाएं, आपस में बातें ना करें। ये चीज़ साबित करती है कि पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ढीला पड़ चुका है, और अब वहाँ पर रिट किसी चीज़ की नहीं है। ना मियां नवाज शरीफ साहब का एहतराम है, ना उनकी तकरीर का एहतराम है, और ना ही पार्टी का जो अपना एक दूसरे का एहतराम बचा है वो भी बाकी नहीं बचा। तो ये आपको सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये फिनामिना नज़र नहीं आता, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। वहाँ पे इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे होते थे और नीचे लोग एक दूसरे के साथ डांग सोटा कर रहे होते थे। वहाँ बाकायदा गिरेबान फाड़े जाते थे और मुक्के मारे जाते थे और डंडे चलाए जाते थे। तो पार्टीज़ के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि वहाँ पे लोगों को जो बिठाना होता है, जो लोगों को समझाना होता है, जो लोगों को तरतीब देनी होती है, जो लोगों को बताना होता है कि भाईजान डिसिप्लिन ये है, वो पार्टीज़ के अंदर ख़त्म हो चुका है। यहाँ सिर्फ दो पार्टीज़ ऐसी हैं कि जो अपने डिसिप्लिन को कायम रख लेती है। एक जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी का ये कमाल है कि वो बाकायदा लोगों को जब भी इस तरह बैठाते हैं तो वहाँ पे कोई हड़बोंग नहीं होती, वहाँ पे कोई किसी को कोनी नहीं मारता, कोई किसी को रोनता नहीं है, और जब तकरीर की जाती है लीडर की तरफ से तो साइलेंस होती है वहाँ पे। और दूसरी पुरानी MKM थी, जब वो अल्ताफ़ हुसैन साहब होते थे तो जब वो कहते थे ना खामोश, तो मजमा सांस तक लेना भूल जाता था, लोग खामोश हो जाते थे। और जब कहते ताली बजाओ तो कोई हाथ ऐसा नहीं होता था जो ताली ना बजाता हो। तो वो उनका कमाल था कि डिसिप्लिन उन्होंने भी करके दिखाया, बाकी किसी पार्टी के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ये सारा मामला बनाया था और वो लंदन गए थे और वहाँ पे एक लंदन प्लान बना था। मैं उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बेसिकली 2014 का इशू था। 2014 में अंकारा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हामिद करज़ई साहब जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो वहाँ गए थे, और ये चेयर कर रहे थे उस वक्त के जो टर्की के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला गुल साहब, वो इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। तो उसमें 3 सरबराहान थे, एक साइड पे हामिद करज़ई साहब बैठे हुए थे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब थे, फिर अब्दुल्ला गुल साहब थे। और अब्दुल्ला गुल साहब ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जा सके। उस मीटिंग में जनरल राहील शरीफ भी थे और जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब भी मौजूद थे जो DGI थे। वहाँ पे हामिद करज़ई साहब ने ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये इंटरवेंशन कर रही है अफ़गानिस्तान के अंदर और हमारे अंदर, अगर अमन नहीं है, यहाँ पे कुछ सुकून नहीं है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल अपराइजिंग है, यहाँ पे जो बम धमाके हो रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन है ISI की, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं हो रहा। तो उन्होंने जब ये सारी तकरीर की तो मियां नवाज शरीफ साहब इत्मीनान से सुनते रहे, और उसके बाद उन्होंने जनरल राहील शरीफ साहब से कहा कि आप बताएं जी, अब आप जवाब दें इस चीज़ का। तो वहाँ पे एम्बेरसमेंट फील की जनरल राहील शरीफ साहब ने और जनरल अब्बासी साहब ने। इन दोनों का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो हमें डिफेंड करते, बजाय इसके कि डिफेंस करने के
वो खामोश होकर बैठे रहे और उन्होंने फौरी तौर पे जो दोनों सरबराह थे उनका रुख हमारी तरफ फेर दिया। तो उस वक्त ये ज़हीर अब्बासी साहब ने फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ और हम इकट्ठे नहीं चल सकते। तो जब वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया, फिर इमरान खान साहब को लंदन बुलाया गया और लंदन में एक होटल के अंदर और फिर उसके बाद एक अपार्टमेंट में जो अजवे रोड के ऊपर है, वहाँ पे मुलाकात हुई इमरान खान साहब की अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के साथ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब के साथ, और दो वहाँ पे एंकर्स भी शामिल थे जो सहाफ़ी हैं, वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, कुछ वहाँ मीडिया मालकान को भी शामिल किया गया था दूसरी मीटिंग में। और वहाँ ये फैसला हुआ था कि इमरान खान साहब और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब मिल के एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। फिर आपको याद होगा कि 2014 में इमरान खान साहब लाहौर से एक बहुत बड़ा मार्च लेके यहाँ पे आए थे। बड़ा तो नहीं कहना चाहिए, मार्च तो बहरहाल छोटा था, वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उससे मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा दी गई थी और उसकी वजह जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे, उन्होंने सबको ट्विस्ट किया हुआ था, चाबी दी हुई थी पूरे मीडिया को। तो उसके बाद इमरान खान साहब यहाँ बैठ गए और जो कुछ हुआ आपके सामने था। सबका ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ डर के हुकूमत छोड़ के यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ डटे रहे। फिर आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एक इंकशाफ किया कि कोई एक साहब थे जो उनके पास प्रपोज़ल लेके आए थे, तो मैं उन साहब का नाम बता देता हूँ। वो मलिक रियाज साहब थे, और मलिक रियाज साहब को जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने बुला के कहा था कि आप जाएँ और इनको कहें जी आप छुट्टी ले लें या आप इस्तीफ़ा दे दें। तो जब ये मलिक रियाज साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब सो चुके थे। तो इनकी मुलाकात हुई इसहाक डार साहब से। तो इन्होंने डार साहब से कहा कि प्राइम मिनिस्टर को जगाना ज़रूरी है क्योंकि मैं एक मैसेज लेके आया हूँ और मैसेज उन तक पहुँचाना है। तो इसहाक डार साहब के पास ये इख्तियार था कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के बेडरूम में चले जाते थे। तो वो बेडरूम में गए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को उठाया और उठा के नीचे ले आए। तो मियां साहब ने मलिक रियाज साहब से पूछा कि जी बताएं क्या इशू है। उन्होंने ये बताया कि ये आपके लिए प्रपोज़ल है। तो मियां साहब ने पूछा कि ये प्रपोज़ल किसने दी आपको। तो मलिक रियाज साहब का कहना था कि जी मैं आपको ये नहीं बता सकता। तो फिर उन्होंने कहा जी मैं ये प्रपोज़ल भी नहीं मान सकता, अगर आप मुझे नाम नहीं बताएंगे तो मैं तो फिर इस प्रपोज़ल को सीरियस नहीं समझूंगा। तो उसके बाद फिर मलिक रियाज साहब खामोश हो गए। तो मियां साहब ने उन्हें कहा कि आप जाएँ और उन्हें कह दें कि मैं नहीं जा रहा, ना मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, और अगर आपने मुझे निकालना है तो निकाल दें। तो उसके बाद वापस चले गए मलिक रियाज साहब, और फिर वहाँ पे कुछ साथी बैठे हुए थे जिसमें 2-3 लोगों का नाम तो मैं भी जानता हूँ। उनको मलिक रियाज साहब ने बताया कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब तो पीछे नहीं हट रहे, वो डट गए हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये फार्मूला कामयाब हो सकता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब का जो धरना था वो कामयाब नहीं हो सका, और उसके बाद फिर पनामा केस आ गया। जब पनामा केस आ गया तो फिर दोबारा उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हुई, और उस वक्त पर जो जजेस थे उन सबको ऑन बोर्ड किया गया। और ये कहा जाता है कि उस सारे केस के अंदर जस्टिस हाकम निसार साहब शामिल थे, जस्टिस अजमत शेख साहब शामिल थे, जस्टिस खोसा साहब शामिल थे, जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ऑन बोर्ड थे, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो थे वो उस सारे मामले में मौजूद थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो 7 के करीब या 6 के करीब जजेस थे वो ऑन बोर्ड थे, और कुछ हाई कोर्ट के जजेस पे थे जिनको ऑन बोर्ड लिया गया था। और उसके बाद फिर वो पनामा केस बना और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दे दी गई। जब सज़ा दे दी गई तो वो पार्टी के सदर थे, लेकिन उन्हें फिर बाद में सदारत से भी हटा दिया गया, और ताहयात नाहली भी मियां नवाज शरीफ साहब की हो गई। उसके बाद पार्टी की जो सदारत थी वो मियां शहबाज शरीफ साहब के पास चली गई। फिर आपको याद ही होगा कि मियां नवाज शरीफ और फिर मरीम नवाज साहबा गिरफ़्तार हुई, फिर वो मुल्क से बाहर गए। बाहर जाने के बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो आज तकरीबन 6 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई, और आज वो दोबारा पार्टी के सदर हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो पार्टी को दोबारा इकट्ठा कर सकेंगे। मेरा ख्याल है इट्स टू लेट नाउ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे पुल मिस कर दिए और उन पुलों के नीचे से बहुत सा पानी निकल गया। तो अब एक नई जनरेशन आ चुकी है जो अक्सरियत के अंदर है इस वक्त, और मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें कैप्चर कर सकेंगे। फिर अगला सवाल ये कि क्या ये इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकेंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात पॉपुलैरिटी में इमरान खान का मुकाबला इस वक्त नहीं कर सकती। इमरान खान साहब के पास है कुछ नहीं, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ। अगर आज उन्हें गवर्नमेंट दे दी जाए तो 6 महीने भी वो नहीं निकाल सकेंगे, वो मुल्क नहीं चला सकेंगे, उनके अंदर अहलियत नहीं है, उनके पास पार्टी भी को बहुत अच्छी नहीं है, उनके पास को टीम भी बड़ी ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पॉपुलर वो बहुत ज़्यादा है। यानी इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख के अगर उनकी पॉपुलैरिटी को एक पलड़े में डाला जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो
कोई और पार्टी बल्कि सारी पार्टीज मिल के भी इमरान खान साहब का शोहरत के मामले में मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज भी अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव क्या होगा। ये जो बयानिया है वो पार्टी को जोड़ कर रखेगा, लेकिन सरदस ये कहना पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास बयानिया है कोई नहीं है जिसको वो सेल कर सके, क्योंकि अगर वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है तो स्टैब्लिशमेंट की मदद से आज वो पंजाब के अंदर भी बैठे हुए हैं और वफाक के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट कैसे हो सकते हैं। और अगर वो प्रो स्टैब्लिशमेंट है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की जो मजाज है, जो उनका दिल है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो उसके साथ मैच नहीं करता। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब प्रो स्टैब्लिशमेंट भी नहीं है और एंगेज्ड एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है। यानी बयानिए दो ही हो सकते हैं, या पार्टी के साथ हैं या पार्टी के खिलाफ हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कन्फ्यूज़ हैं और इस कन्फ्यूजन में मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बयानिया पाकिस्तान के अवाम को दे सकेंगे और अवाम उस बयानिए को कबूल कर सकेगी। मुझे इजाज़त दें, कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी।